नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। इस हफ्ते शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है, खासकर छोटे और मिड कैप स्टॉक्स में। छोटे स्टॉक्स ने बड़े इंडेक्स से ज्यादा बढ़त दिखाई और हफ्ते के दौरान विदेशी और घरेलू निवेशक दोनों की खरीदारी जारी रही। सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3% की बढ़त रही। पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% ऊपर गया। निफ्टी मेटल 1.5% बढ़ा। निफ्टी मीडिया 1.3% और निफ्टी ऑयल एंड गैस 1% बढ़ा। वहीं एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स में 0.5% की गिरावट रही। एफआईआईज ने इस हफ्ते कुल 342 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। डीआईआईज ने लगातार 27वें हफ्ते खरीदारी जारी रखी और 5,945 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। अक्टूबर में अब तक एफआईआईज ने कुल 244 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, जबकि डीआईआईज ने 33,989 करोड़ रुपए खरीदे हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस हफ्ते जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला। 40 से ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स में 10% या उससे ज्यादा की बढ़त रही। भगेरिया इंडस्ट्रीज 37% ऊपर गया। मफतलाल इंडस्ट्रीज 29% बढ़ा। डीसीबी बैंक 23%, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 22%, राजरतन ग्लोबल वायर और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 21% से ऊपर और एरो ग्रीन टेक तथा किटेक्स गारमेंट्स 18% से ज्यादा ऊपर। अगले हफ्ते कई बड़ी कंपनियों की डिविडेंड रिकॉर्ड डेट है। इन्फोसिस इस हफ्ते अपने निवेशकों को 23 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट 27 अक्टूबर है। क्रिसिल भी 27 अक्टूबर को 16 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने निवेशकों को 0.20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। वहीं सीईएससी लिमिटेड 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने वाली है। दोनों की रिकॉर्ड डेट 27 अक्टूबर है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने 18 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है और पीसीबीएल केमिकल भी 6 रुपये का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देगी। इन दोनों की रिकॉर्ड डेट भी 27 अक्टूबर तय की गई है। आरईसी लिमिटेड का अंतरिम डिविडेंड 4.6 रुपये, तानला प्लेटफॉर्म्स 6 रुपये, जूलियन एग्रो इंफ्राटेक 0.01 रुपये और लॉरस लैब 0.8 रुपये तय किया गया है। इनमें से जूलियन एग्रो और लॉरस लैब्स की रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर है। अगले हफ्ते करीब 250 से ज्यादा कंपनियों की बोर्ड बैठक होने वाली है। इनमें से कई कंपनियां सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करेंगी, जबकि कुछ कंपनियां डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट पर भी निर्णय लेंगी। एफएमसीजी सेगमेंट की कंपनी एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड का बोर्ड 29 अक्टूबर को बैठक करेगा। इस बैठक में कंपनी अपने तिमाही नतीजे पेश करेगी और साथ ही स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। फिलहाल कंपनी का शेयर 361 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल केएसई लिमिटेड ने पहले ही स्प्लिट की जानकारी दी थी और इसका रिकॉर्ड डेट 28 अक्टूबर तय किया है। कंपनी अपने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों में बदल रही है। फिलहाल केएसई का शेयर 2,685 रुपये के स्तर पर है। दिवाली के अवसर पर कई ब्रोकरेज हाउस ने लंबी अवधि के निवेश की सलाह दी है। उन्होंने कुछ स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न के अनुमान भी बताए हैं। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद ये स्टॉक्स अभी भी उन स्तरों के पास बने हुए हैं जहां खरीद की सलाह दी गई थी। सेंटेक रॉयल्टी के मामले में प्रभुदास लीलाधर ने स्टॉक में निवेश का भरोसा जताया है और 600 रुपये का लक्ष्य दिया है। जब सलाह दी गई थी तब स्टॉक 432 के स्तर पर था और फिलहाल ये 435 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने भी सनटेक रॉयल्टी को 574 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीद की सलाह दी है। इसका मतलब है कि स्टॉक में अभी से 32 से 38% तक की बढ़त की संभावना है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी मोतीलाल ओसवाल ने खरीद की सलाह दी है। स्टॉक के लिए लक्ष्य 22,000 रुपये दिया गया है, यानी लगभग 45% तक बढ़त की संभावना है। जब सलाह जारी की गई थी तब स्टॉक 16,700 रुपये पर था और फिलहाल ये 15,500 रुपये के स्तर से नीचे आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बड़ी खबर आई है अमेरिका और चीन को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से जुड़े मसले पर अब चीन की मदद मांगी है। वजह यह है कि चीन ने रेयर अर्थ पर पाबंदी लगाकर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब अमेरिका की दिक्कत यह है कि रेयर अर्थ के बिना उसकी सिलिकॉन वाली की टेक कंपनियां मुश्किल में पड़ सकती हैं। चीन ने साफ कर दिया है कि चाहे जितना टैरिफ लगा लो, रेयर अर्थ नहीं दूंगा। इसी वजह से अब ट्रंप चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश में हैं।
30 अक्टूबर को मलेशिया में होने वाले एशियान समिट में ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग हो सकती है, जहां इस ट्रेड तनाव पर कुछ बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही रिपोर्ट आई है कि ट्रंप ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ को कुछ शर्तों के साथ घटाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में भी रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं, तो अमेरिका अब इन देशों से सप्लाई लेने की दिशा में भी काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं ताकि वो अमेरिकी डॉलर पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सके। इसके लिए उसने वैकल्पिक वित्तीय ढांचा बनाया है जो ग्लोबल लेन देन को सीधे और सुरक्षित बनाता है। पिछले 5 सालों में चीनी बैंकों द्वारा एक्सटर्नल रेनमिनबी लोन, जमा और बॉन्ड निवेश लगभग 4 गुना बढ़कर 3.4 ट्रिलियन युआन यानी करीब 480 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। बीजिंग अब विदेशी निवेशकों के लिए युआन बेस्ड बॉन्ड में निवेश के नए रास्ते खोल रहा है। ये कदम उन अमेरिकी और यूरोपियन नीतियों के जवाब में भी देखा जा रहा है जहां डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाल में यूरोपीय संघ द्वारा कुछ चीनी बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध। अब बातें हैं आईपीओ मार्केट की तरफ। पिछले कुछ सालों में हमने पेटीएम, एलआईसी और ह्युंडई जैसे बड़े आईपीओ देखे, लेकिन अब अगला सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है रिलायंस जियो का। मुकेश अंबानी पहले ही कह चुके हैं कि जियो का आईपीओ रिलायंस रिटेल से पहले आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के पहले हिस्से में यह आईपीओ लॉन्च हो सकता है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कंपनी का वैल्यूएशन करीब $150 बिलियन यानी 12 से 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास बताया है। अगर कंपनी सिर्फ 5% भी स्टेक बेचती है तो ये 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का विशाल आईपीओ हो सकता है। ये भारतीय बाजार का अब तक का सबसे बड़ा इशू साबित हो सकता है। अब बात अडानी ग्रुप और एलआईसी को लेकर सामने आए नए विवाद की। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया कि अडानी को जब $3.9 बिलियन की फंडिंग चाहिए थी और कोई निवेशक तैयार नहीं था, तब सरकार ने एलआईसी के जरिए मदद की। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि एलआईसी ने सरकारी दबाव में अडानी के बॉन्ड में निवेश किया। हालांकि एलआईसी ने इन दावों को पूरी तरह गलत, भ्रामक और आधारहीन बताया है। कंपनी का कहना है कि निवेश पूरी ईमानदारी और खुद की जांच के बाद किया गया है, किसी के दबाव में नहीं। इस विवाद का असर सोमवार को अडानी ग्रुप और एलआईसी दोनों के शेयरों पर दिख सकता है। हुडको ने कल को एक बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA के साथ एक MOU साइन किया है ताकि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मिलकर काम किया जा सके। प्रोजेक्ट का अनुमानित मूल्य 5,000 करोड़ रुपए रखा गया है। शेयर मार्केट में कंपनी का प्रदर्शन भी देखा जाए तो शुक्रवार को हुडको का शेयर 0.77% गिरकर 2026.99 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि पिछले एक साल में शेयर में कुल मिलाकर 17.01% की तेजी देखी गई है। जेन टेक्नोलॉजीज Q2 के नतीजे लेकर आई है। साल दर साल नेट प्रॉफिट में 4.7% की गिरावट आई है, जो इस बार 59.4 करोड़ रुपए रही है। पिछले साल ये 62.3 करोड़ थी। रेवेन्यू 23.8% घटकर 173.6 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल ये 240 करोड़ रुपए था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 19% घटकर 65 करोड़ रुपए पर आया, लेकिन अच्छी बात यह है कि लागत में सुधार के चलते EBITDA मार्जिन 33% से बढ़कर 37.2% हो गया, जो पॉजिटिव संकेत है। जेन टेक्नोलॉजीज की ऑर्डर बुक 30 सितंबर 2025 तक 675.04 करोड़ रुपए की रही। इस महीने कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 37 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें देशी एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई करना शामिल है, जिसे 1 साल के भीतर पूरा करना है। बजाज ऑटो को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। कंपनी को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है KTM ब्रांड को पूरी तरह टेक ओवर करने का। पहले से बजाज ऑटो का इसमें हिस्सा था, लेकिन अब उसे पूरी तरह कंट्रोल करने की अनुमति मिल चुकी है। वारी एनर्जी को हाल ही में 2 बड़े सोलर मॉड्यूल सप्लाई ऑर्डर मिले हैं। एक भारत में 570 मेगावाट का और दूसरा इसकी अमेरिकी सब्सिडियरी वारी सोलर अमेरिकाज को 122 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। कंपनी के तिमाही नतीजे हाल ही में आए हैं और कुल मिलाकर रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। कंपनी का मार्जिन 37% के पार पहुंच गया, प्रॉफिट में 132% की बढ़ोतरी हुई, अर्निंग पर शेयर में 113% की ग्रोथ देखी गई और रेवेन्यू में करीब 69% की छलांग देखी गई। शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इसमें ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन चार्ट पर देखा जाए तो 3,700 से 3,800 का जोन शेयर के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे की तरफ 3,500 पर अच्छा सपोर्ट है। अब आते हैं साउथ इंडिया पेपर मिल्स पर। कंपनी के Q2 नतीजों के मुताबिक रेवेन्यू 111 करोड़ रुपए रहा।
जो पिछले साल के मुकाबले 9.63% ज्यादा है। Q1 के मुकाबले भी कंपनी ने 4.38% की ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट में कंपनी ने जबरदस्त उछाल दिखाया है। पिछले तिमाही के 1.21 करोड़ के नुकसान से उबरकर 2.81 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया गया है। EPS भी 0.52 रुपीस से बढ़कर 1.50 रुपीस हो गया है। पिछले एक महीने में शेयर करीब 17.67% चढ़ा है। हालांकि साल भर में अभी भी 9.67% नीचे है। पॉलीकैब इंडिया के ताज़ा Q2 रिजल्ट्स काफ़ी शानदार रहे हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन तीनों में दमदार ग्रोथ दिखी है। कंपनी का प्रॉफिट लगभग 55% बढ़ा है और अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी सुधरी है। हालांकि शेयर अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए कोई बड़ी कमजोरी नहीं दिख रही। ब्रोकरेज हाउसेस भी इस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं। आनंद राठी ने पॉलीकैब पर बाय रेटिंग देते हुए 868 रुपए का टारगेट दिया है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने इसे 9,110 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। बजाज फाइनेंस भारत की सबसे भरोसेमंद NBFCs में से एक है। FII और DII दोनों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। 2022 में जहां FIIs की हिस्सेदारी 19% थी, वहीं अब ये 22% के करीब पहुंच गई है। इसका मतलब है कि बड़े निवेशक बजाज फाइनेंस पर भरोसा जता रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ये रकम शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जारी करके जुटाएगी। इस फैसले का असर सोमवार को बाजार खुलते ही कंपनी के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। कंपनी हाल ही में ओला शक्ति नाम से एक रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी सिस्टम लॉन्च कर चुकी है, जो घरों और कृषि उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इससे साफ है कि कंपनी सिर्फ स्कूटर तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में भी अपनी जगह बना रही है। अप्रैल 2025 से शुरू हुई गोल्ड रैली ने निवेशकों को 25 से 27% तक का शानदार रिटर्न दिया, लेकिन अब सोने में मुनाफा वसूली और हल्की गिरावट दिखने लगी है। इसकी वजह अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती रही। गोल्ड ETFs ने पिछले 3 महीनों में औसतन 23% रिटर्न दिया, जिसमें UTI गोल्ड ETF सबसे बेहतर रहा। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में रिटर्न घटे हैं, जिसे एक्सपर्ट्स शॉर्ट टर्म अस्थिरता मान रहे हैं, न कि बड़ा ट्रेंड बदलना। लॉन्ग टर्म के लिए सोने की स्थिति अभी भी मजबूत है, क्योंकि सेंट्रल बैंकों की खरीद, बढ़ता वैश्विक कर्ज और भू राजनीतिक तनाव जैसे फैक्टर इसकी कीमत को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए निवेशक इसे लंबे समय के नजरिए से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं टेक सेक्टर की तरफ, जहां क्वांटम कंप्यूटिंग को अगली बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति माना जा रहा है। ये ऐसे तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटरों से कहीं ज्यादा तेज और जटिल कैलकुलेशन कर सकती है। भारत में TCS, इन्फोसिस और HCL टेक इस दिशा में तेजी से निवेश बढ़ा रही हैं। TCS ने IBM और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अमरावती में देश की सबसे बड़ी क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है। इसमें IBM क्वांटम सिस्टम 2 का इस्तेमाल होगा, जो 156 क्यूबिट हेरॉन प्रोसेसर पर आधारित है। इन्फोसिस ने भी क्वांटम लिविंग लैब्स नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो क्लाइंट्स को क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट करने और इनोवेशन लाने में मदद करता है। कंपनी ने फाइनेंस, हेल्थ केयर और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में क्वांटम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है। HCL टेक ने MIT मीडिया लैब के साथ साझेदारी की है, ताकि AI और क्वांटम रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। कंपनी फाइनेंस और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के साथ मिलकर डीप टेक इनोवेशन पर काम कर रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट ट्रेंड की। अमेरिकी बाजारों की तेजी के बीच भारतीय निवेशक अब विदेशों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सितंबर 2025 तिमाही में ही निवेशकों ने ऐसे फंड्स में 1,660 करोड़ रुपए लगाए, जबकि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा सिर्फ 305 करोड़ था। पिछले 6 महीनों में अमेरिकी इंडेक्स नैस्डैक में 35%, S&P 500 में 24% और डाउ जोन्स में 18% की बढ़त दर्ज हुई है। इसके मुकाबले भारत के सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ 6% ही बढ़ पाए हैं। इस अंतर ने भारतीय निवेशकों को विदेशी फंड्स की ओर आकर्षित किया। ट्रम्प सरकार की टैक्स राहत नीतियों और वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जैसे उपायों ने अमेरिकी बाजारों में जोश बनाए रखा है। वहीं रुपए में गिरावट के कारण भारतीय निवेशकों को डॉलर में मिले रिटर्न का फायदा और बढ़ गया है, जिससे उनका निवेश और वैल्यूएबल बन गया है। अब बात करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड की, जिसने सितंबर 2025 में 5 नई कंपनियों में निवेश किया है, ताकि अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई किया जा सके। फंड हाउस फिलहाल 61 कंपनियों में 13,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है।
हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज बेंगलुरु बेस्ड हॉस्पिटल चेन है जो कैंसर केयर और फर्टिलिटी सर्विसेज में स्पेशलाइज करती है। टाटा म्यूचुअल फंड ने इसमें 3.34% की हिस्सेदारी खरीदी है। गुजरात पिपावाव पोर्ट भारत के पहले निजी बंदरगाहों में से एक है जो गुजरात के पिपावाव में ऑपरेट करता है। टाटा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने इसमें 2.98% हिस्सेदारी ली है। सरकार की लॉजिस्टिक पॉलिसी और एक्सपोर्ट ग्रोथ से इस कंपनी को फायदा मिलने की संभावना है। सोनाटा सॉफ्टवेयर एक ग्लोबल आईटी सर्विस प्रोवाइडर है जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है। टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल फंड ने सितंबर 2025 में इसमें 2.74% हिस्सेदारी हासिल की है। ग्रैन्यूल्स इंडिया एक फार्मा मैन्युफैक्चरर है जो टैबलेट, कैप्सूल और एपीआईज बनाती है। टाटा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने इसमें 1.11% हिस्सेदारी बढ़ाई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्केट्स में दवाओं की बढ़ती मांग इसे ग्रोथ के लिए मजबूत पोजीशन में रखती है। फेडरल बैंक भारत के अग्रणी प्राइवेट बैंकों में से एक है जो डिजिटल बैंकिंग, लोन और इंश्योरेंस जैसी सेवाएं देता है। टाटा म्यूचुअल फंड ने इसमें 1.05% हिस्सेदारी जोड़ी है। बैंक का डिजिटल ट्रांजैक्शन ग्रोथ और स्थिर एनपीए लेवल इसे निवेशकों के बीच भरोसेमंद नाम बनाते हैं। मुकुल अग्रवाल ने 10 नए स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। इनमें आईएफबी इंडस्ट्रीज, ओएसएल डिवाइसेस, किलिच ड्रग्स, एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज, प्रोटियन ई गवर्न टेक्नोलॉजीज और सोलेरियम ग्रीन एनर्जी शामिल हैं। इसके अलावा यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस, लक्ष्मी फाइनेंस, विक्रांत इंजीनियरिंग और जेलियो ई मोबिलिटी में भी नई पोजीशन ली गई है। ये दिखाता है कि वे मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर दाव लगा रहे हैं। आशीष कचोलिया ने इस तिमाही में 5 नए स्टॉक्स में निवेश किया। इनमें वीमार्क इंडिया, प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट, श्री रेफ्रिजरेशंस और विक्रांत इंजीनियरिंग प्रमुख हैं। उनकी स्ट्रैटेजी मिड कैप और स्मॉल कैप ग्रोथ कंपनियों पर केंद्रित दिखाई देती है। विजय केडिया ने 2 नई कंपनियों में निवेश किया, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज और टेकडेफ साइबर सिक्योरिटी में। इससे साफ है कि उनका ध्यान हेल्थ केयर और साइबर सेफ्टी जैसे हाई ग्रोथ सेगमेंट पर है। खास बात यह रही कि विक्रांत इंजीनियरिंग में मुकुल अग्रवाल और आशीष कचोलिया दोनों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिससे बाजार में स्टॉक को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है।